अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लियन जबरा मैथ 209 लेक्चर नंबर 15। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 4 है। ये ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं है, वही समझ लीजिए जो आपका प्रॉब्लम सेट 4 होता है, प्रॉब्लम सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि बजाय के रटा लगाया जाए जी आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आती हैं, सेम होंगी तो एक दूसरे का मल्टीपल आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज वो डिस्टिंक्ट होते हैं। हाँ, करना वो आप लोगों ने खुद है। हाँ, ये जरूर है कि जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके पास सोल्यूशन अवेलेबल है। जो वैसे देख रहे हैं उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन जो सोल्यूशन वाले भी हैं यानी कि जिनके पास सोल्यूशन मौजूद है, मेहरबानी करके इसको पहले ट्राई कीजिएगा, फिर वहां से देखिएगा, डायरेक्ट मत देखिएगा। करना आपने इसको कंट्रडिक्शन से है। कंट्रडिक्शन होता है कि जो यहाँ पे गिवन है उसके ऑपोजिट अस्यूम कर लें और फिर देख लें कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जो ट्रू नहीं होगा, वो होती है कंट्रडिक्शन। इसमें हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि चले आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं, सपोज λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2, लेकिन आइगन वेक्टर सेम है, यानी कि ax इज इक्वल टू λ1x, ax इज इक्वल टू λ2x। तो जब दोनों ही ax के बराबर हैं तो λ1x इज इक्वल टू λ2x, यानी कि λ1 माइनस λ2 टाइम x इज इक्वल टू 0। अब λ1 और λ2 तो आपस में बराबर नहीं है तो x इज इक्वल टू 0, लेकिन ये तो कंट्रडिक्शन है क्योंकि आइगन वेक्टर 0 नहीं होता। ये देखें, अब इस तरह काफी हद तक सोच रहे होंगे जी तो समझ नहीं आई, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार सुन लें, एक बार ट्राई जरूर करें। मैंने तो हिंट दिया, मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया होता तो मैं यहाँ पे सामने सोल्यूशन कर रहा होता। हिंट मैंने दिया है, बार बार सुन लें, इंशाल्लाह ताला ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, वो कहता है के पॉजिटिव इंटीजर है, लेमडा कहता है आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, एक्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अब वो प्रूव कहता है करें कि लेमडा पावर के जो है आइगन वैल्यू होगी ए पावर के की, लेकिन मजे की बात है कि अभी भी जो आइगन वेक्टर है वो एक्स ही होगा, लिखा हुआ है एक्स इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। नीचे कहा हुआ है कि इसको प्रूव करें बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये पिछली क्लासों में लाजमी आपने मैथमेटिकल इंडक्शन की होगी। प्रूव आपने क्या करना है, देखें जुबानी बोले लगाऊं, बेशक लिखना तो लिख लें। प्रूव करना है ए के टाइम्स एक्स इज इक्वल टू लेमडा पावर के टाइम्स एक्स, ए रेज टू पावर के टाइम्स एक्स इज इक्वल टू लेमडा रेज टू पावर के टाइम्स एक्स, यानी कि ए की जितनी पावर बढ़ाएंगे तो आइगन वैल्यू की पावर बढ़ जाएगी, आइगन वेक्टर वही का वही रहेगा। इंडक्शन का तरीका होता है कि के इज इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूव करते हैं, के इज इक्वल टू एन के लिए आप इसको अस्यूम कर लेंगे और के इज इक्वल टू एन प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये होता है, इस तरह से मैंने बोल दिया, दोबारा से इसको सुन लीजिएगा। बहरहाल मैं ये चीज बता दूं, एक बार एग्जाम में जब हम स्टूडेंट थे तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमें कहा गया था कि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालो ए पावर 7 के। हम मल्टीप्लाई करने बैठ गए थे और जाहिर बात है वो तरीका ठीक नहीं था, तो ये वाला तरीका बनता है असल में। और सिंपल मैं एक देखें जुबानी बोलने लगाऊं, अगर ए स्केयर को एक्स पे आप ऑपरेट करें तो इसको लिख सकते हैं ए टाइम्स ए एक्स को लेमडा एक्स लिख लें, लेमडा बार ले आए तो आ जाएगा लेमडा टाइम्स ए एक्स को फिर लेमडा एक्स लिखें तो हो जाएगा लेमडा स्केयर एक्स। ये ले मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, इंडक्शन से लाजमी कर लीजिएगा। के इज इक्वल टू 1 के लिए पहले, के इज इक्वल टू एन के लिए आप ये कीजिएगा कि अस्यूम कर लीजिएगा और के इज इक्वल टू एन प्लस 1 के लिए कर लीजिएगा। अगर नोटेशन का मसला हो रहा है तो एक और काम कर लें, इस के को बेशक एन से रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। आप प्रूफ कर दें ए पावर एन टाइम्स एक्स इज इक्वल टू लेमडा पावर एन टाइम्स एक्स। अब बेशक वो, क्योंकि मैंने इसलिए किया कि एन यूज होता था आपकी क्लासों में, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कभी हो जाता है अगर नोटेशन बदलें। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लें, n इज इक्वल टू k के लिए अस्यूम कर लें, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर प्रूव करें। ले मैंने सारा बता दिया, अब इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये कहता है हाउ कैन यू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ये खैर से मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसको मैंने डिस्कस किया था। ये अगर आप देख लीजिएगा आपका लेक्चर नंबर 14 स्लाइड नंबर 7, और वैसे इसका आंसर है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही आइगन वैल्यूज बनेगी। इस हर केस में डायगोनल हो, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही आपके पास क्या बन जाती हैं, आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स की। हाँ, ये देख लें, ये मैंने खैर से अगले लेक्चर में भी इसका जिक्र खैर किया हुआ है, जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे देख लें, इधर लिखा हुआ है कि अगर ये इस तरह से लिखा जाता है तो ए को कहते हैं सिमिलर टू बी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये तो हमने कुछ ऐसा देखा था जो डायगोनलाइजेशन होती है, डी क्यों नहीं लिखा। अब मुझे नहीं पता कि ये डी है कि ये डी है,
ये भी मैंने अगले लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे देख लें। बहरहाल अभी यहाँ पे देखें, अगर ये चीज है तो कहते हैं ए इज सिमिलर टू बी। अब वो कहता है बी को भी प्रूव करेंगे जी सिमिलर टू ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए बी के सिमिलर तब होता है अगर बी को राइट से जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट से उसके इनवर्स से करें तो ए आ जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड ने बताया। तो अब यहाँ पे देख लें, अगर इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पी इनवर्स से, ये पी गायब हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करता हूँ पी से, तो ये पी इनवर्स गायब हो जाएगा। तो बी आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा पी टाइम्स ए इंटू पी इनवर्स। तो पी इनवर्स है और यहाँ पे पी है, और पी जो होता है पी इनवर्स का इनवर्स ही होता है। फर्स्ट पार्ट कर भी दिया आपका, फर्स्ट पार्ट मैंने कर भी दिया। डिटर्मिनेंट कहता है कि दोनों का इक्वल प्रूफ करें, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट और इसका एक ही होता है। तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स जो होता है वो होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ पी। डिटर्मिनेंट ऑफ पी कैंसिल हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। लो ये भी कर दिया मैंने। ये क्या लिखा हुआ है? वो कहता है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज। क्यों? पहली बात है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। सेम साइज इसलिए कि यहां पे देखें, सपोज करें ये 3x3 है और ये भी 3x3 बना तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। ये भी 3x3 होगा तो ओवरऑल 3x3 ही बनेगी। ये नहीं हो सकता कि 2x2 या 4x4 बन जाए। ले ये भी बता दिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। ए भी कहता है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। फॉरन रिकॉल करें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज ही उसके इनवर्स के बराबर होता है, जिसका ट्रांसपोज ही उसके इनवर्स के बराबर होता है। और अगर ऑर्थोगोनल का दिमाग से निकला हुआ है तो लेक्चर नंबर 12 स्लाइड नंबर 1 या लेक्चर नंबर 11 स्लाइड नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 18। अब वो कहता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं और उनका सेम ऑर्डर है, तो पहले प्रूव करें कि ए बी ऑर्थोगोनल है, यानी कि आपने प्रूव करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए बी इनवर्स के बराबर होगा। इसी तरह इसको भी ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, इसको भी ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। हाँ, ए बी का ट्रांसपोज इसके इनवर्स के बराबर कैसे होगा? ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पर बी ट्रांसपोज तो बी इनवर्स है, ए ट्रांसपोज तो ए इनवर्स है, क्योंकि ए बी ऑर्थोगोनल है। और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है ए बी होल इनवर्स। लो ये भी कर दिया मैंने। अब कहेंगे सर क्या करते हैं, खुद ही करे जा रहे हैं। असल में मसला पता की है, कहते हैं कि जो अल्लाह पाक की मखलूक के लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां फरमाते हैं। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें कि हम सब के लिए अल्लाह पाक आसानियां फरमाए, आमीन। आगे चलते हैं। लें जी क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है एक ऐसी मैट्रिक्स निकालें जो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करेगी और P इनवर्स AP निकालें जहां A इसके बराबर है। क्योंकि अभी तक आपने ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन नहीं पढ़ी, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये जो लिखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ P, जारी बात है अभी बताने का फायदा नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं हुआ। ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन आपके अगले लेक्चर में है। यहां पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट ए, अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करें कि आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज वो ऑर्थोगोनल हैं। ये आपने प्रूव करना है। सपोज करें कि एक आइगन वेक्टर u है, एक आइगन वेक्टर v है। u आइगन वेक्टर जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1 है, v आइगन वेक्टर जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू λ2 है। ठीक है जी। तो λ1 λ2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज है, तो आपने प्रूव करना है u डॉट v इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने वैसे बताया है, लेकिन जो आपका मतलब है कि अगला है ना, अगला लेक्चर, उसके अंदर मैंने बाकायदा रेफरेंस दिया हुआ है कि ये बुक में कहां पे सॉल्व है। लेकिन मैं फिर कहूंगा पहले ट्राई करें फिर वहां से कीजिएगा। ठीक है जी, पहले सॉल्व करें फिर वहां से देख लीजिएगा। मैंने बुक का रेफरेंस अगले लेक्चर में इसका इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। आगे चलते हैं। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आइगन स्पेस का मैंने पहले भी जिक्र किया था, आइगन स्पेस का मैंने पहले जिक्र किया था, और जहां तक मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 14 में किया था। लेक्चर नंबर 14 में आइगन स्पेस का जिक्र हुआ है। ठीक है जी। तो लेक्चर 14 को लाजमी देख लीजिएगा, वहां पे शायद मैंने एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन बहरहाल अब यहां पढ़ते हैं। यहां पे कहता है जी आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा आर द नॉन जीरो वेक्टर्स कैपिटल एक्स दैट सेटिस्फाई। ये तो आपको पता होना चाहिए, जारी बात है। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, जिसमें आप कहते हैं जी एक्स इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा एंड एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर। अब वो कहता है आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा आर द नॉन जीरो वेक्टर्स। आगे जरा ध्यान से पढ़े। वो कहता है इक्विवेलेंटली द आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आर द नॉन जीरो वेक्टर्स इन द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस। ये वही चीज थी ना, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे लेते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस होती थी, या ये कहना चाहिए कैपिटल एक्स कॉमन निकालते थे। तो यहां से तो आपको नजर आ रहा था कि यहाँ पे तो ए है,
लेकिन जब लिखते थे माइनस लेमडा एक्स, तो जब लेमडा कॉमन निकालते थे तो मैंने कहा था वो वाली मैट्रिक्स यहाँ पे अपीयर होगी जिसको किसी दूसरी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आती, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, वो यही कह रहा है कि जो आइगन वेक्टर्स आपके पास हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा आर द नॉन जीरो वेक्टर्स इन द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस वन। ठीक है जी, ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आती है। अब जरा ध्यान से देखें, वो कहता है वी कॉल दिस सॉल्यूशन स्पेस द आइगन स्पेस ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा। एक चीज क्लियर कर लें, शायद मैंने पहले बताई थी, फिर देख लें। आइगन स्पेस के अंदर जीरो वेक्टर भी आता है क्योंकि जीरो वेक्टर इसको सेटिस्फाई करता है। वो कहता है वी कॉल दिस सॉल्यूशन स्पेस, सारी की सारी ऑल द वेक्टर्स जो इसको सेटिस्फाई करें। अगर मैं कैपिटल एक्स को जीरो ले लूं तो तब भी सेटिस्फाइड है। अब आप कहेंगे सर सारी उम्र तो हो गई हमें सुनते हुए आइगन वेक्टर नॉन जीरो, आइगन वेक्टर नॉन जीरो, आइगन वेक्टर नॉन जीरो, तो अब ये जीरो कहां से आ गया? ओ भाई, आइगन वेक्टर नॉन जीरो ही है। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसकी जो सोल्यूशन स्पेस है, यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, उनमें जो इन्फिनिट आपके पास आएंगे नॉन जीरो वेक्टर्स वो आइगन वेक्टर्स होंगे। जो जीरो वेक्टर होगा वो इस सोल्यूशन स्पेस का हिस्सा जरूर है लेकिन वो आइगन वेक्टर नहीं होगा। ये ले मैंने क्लियरली बता दिया। नीचे देखें नोट, कहता है इन द आइगन स्पेस x इक्वल टू जीरो इज इंक्लूडेड, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है और होमोजेनियस सिस्टम में जीरो सोल्यूशन तो होता ही है। बट नॉन जीरो वेक्टर्स इन द आइगन स्पेस आर द आइगन वेक्टर्स, इसके में जो आपके पास आते हैं नॉन जीरो वेक्टर्स, ये देख लें, रिकॉल कर लें, जो होमोजेनियस सिस्टम है अगर उसमें नॉन जीरो सोल्यूशंस आती हैं तो इन्फिनिट आती हैं। इस केस में आपके पास जो है नॉन जीरो सोल्यूशंस आइगन वेक्टर्स हैं। जीरो सोल्यूशन आइगन वेक्टर नहीं है लेकिन आइगन स्पेस में मौजूद है। वो कहता है इन द आइगन स्पेस x इक्वल टू जीरो इज इंक्लूडेड बट द नॉन जीरो वेक्टर्स इन द आइगन स्पेस वो हैं जी आइगन वेक्टर्स। ठीक हो गया जी, यानी कि सिंपली आइगन स्पेस हो गई जीरो वेक्टर प्लस ऑल द नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। बड़ा सिंपल मैंने बता दिया, यानी कि आइगन स्पेस ऑफ ए हो गई जीरो वेक्टर प्लस ऑल द नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। अब वो कहता है लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑफ आइगन स्पेसेस। मजे की बात बताऊं, ये पहले हो चुकी थी, ये नई नहीं है। आप आगे चलो तो सही, देखो तो सही। वो कहता है जी रिकॉल दैट द आइगन स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8। ये थी जी आइगन वैल्यू ऑफ ए। और ये फिर देख लें, फिर वही रेफरेंस है आपका लेक्चर नंबर 14 स्लाइड नंबर 4। अब वहां पे मैंने खास तौर पर शायद कहा था कि अगर आइगन वेक्टर्स हैं, या वहां पे नहीं मैंने कहा था, मैं जरा क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूं। मैंने जिक्र खैर किया था लेक्चर नंबर 12 में कि टी इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो आपके पास आइगन वेक्टर्स आते हैं। जब आप कहते हैं 1 1 1 या कोई भी इसका नॉन जीरो मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ कि टी आपके पास नॉन जीरो है। यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो भी शामिल है क्योंकि ये आइगन स्पेस है। ये आइगन स्पेस है। अगर टी इज इक्वल टू जीरो है तो दैट इज गोइंग टू बी अ जीरो वेक्टर, लेकिन वो आइगन वेक्टर नहीं होगा। अगर टी नॉन जीरो है तो इन्फिनिट वैल्यूज के लिए इन्फिनिट आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशंस आएंगी, वो सारे के सारे आइगन वेक्टर होंगे। इसी तरह कहता है रिकॉल करें कि जो आइगन स्पेस इसकी थी वो ये थी। तब मैंने मतलब है कि आइगन स्पेस नहीं कहा था वहां, तो बल्कि मैंने लिखा था टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपके पास बन जाता है लेक्चर नंबर 12 स्लाइड नंबर 8। इसको देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 12 स्लाइड नंबर 8, वहां से ही आ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। और वहां जिक्र किया हुआ था कि टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वहां आइगन स्पेस का नहीं कहा हुआ था, वहां सिर्फ हमने कहा था कि आइगन वेक्टर्स हैं, या 0 1 0 या कोई भी इसका नॉन जीरो मल्टीपल। लेकिन अब क्योंकि आइगन स्पेस है तो यहां पे नहीं कहा हुआ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां टी जीरो भी हो सकता है जिससे जीरो वेक्टर आ जाएगा, वो आइगन वेक्टर नहीं है। लेकिन फॉर इन्फिनिट नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ टी जो भी वेक्टर आएगा दैट इज एन आइगन वेक्टर, दैट इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1, और वो इन्फिनिट होंगे। यानी कि आइगन स्पेस हो गई जीरो वेक्टर प्लस इन्फिनिट नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। अब मजीद एक चीज नोट करें, आप कहेंगे क्या ये 0 0 शुरू कर दिया है? देखें, आपने बेसिस निकाले हुए आइगन स्पेस के, कोई याद आ रहा है? आप तो कह रहे थे जी बेसिस निकाल रहे हैं आइगन स्पेस के, वही स्लाइड थी आपके लेक्चर नंबर 14 स्लाइड नंबर 4। तो भाई अगर बेसिस निकल रहे हैं वो तो वेक्टर स्पेस के होते हैं, और वेक्टर स्पेस के अंदर तो जीरो वेक्टर होता है। हमने तो कोर्स का स्टार्ट ही यहां से लिया था कि जी वेक्टर स्पेस को नॉन एम्प्टी कहते हैं क्योंकि अंदर जीरो वेक्टर होता है, और अगर जीरो वेक्टर गायब कर देंगे तो वो तो फिर वेक्टर स्पेस ही नहीं है। तो फिर तो फजूल है सारा डिस्कस करना कि बेसिस है, डायमेंशन, ये सारा कुछ आगे ना लॉजिक। तो आइगन स्पेस असल में वेक्टर स्पेस ही है, तो उसमें जीरो वेक्टर होता है। हाँ, जो जीरो वेक्टर है वो आइगन वेक्टर नहीं है, बस ये देख लें, जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं है। ये देखें, वो कहता है फॉर टी इज नॉट इक्वल टू जीरो वी गेट इन्फिनिट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। इसकी बात कर रहा है, अगर टी जीरो के बराबर नहीं है तो इन्फिनिट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आते हैं, सारे के सारे नॉन जीरो। अगर टी जीरो हो जाता है तो यहां पे देख लें, वो कहता है वी वांट गेट एन आइगन वेक्टर। तो जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर के साथ, वो तो आपके पास फिर जीरो वेक्टर ही आएगा। तो लिखा है कि वी वांट गेट एन आइगन वेक्टर बट इट क्या आ रहा है, वो जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू आइगन स्पेस। तो इन शॉर्ट आइगन स्पेस है जीरो वेक्टर प्लस इन्फिनिट नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। उम्मीद है कि पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी।
ले जी, कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछ लीजिएगा लीनियर अलजेब्रा से। ले जी, हैप्पी एंडिंग होगी। इसके साथ ही आपका लेक्चर नंबर 15 खत्म। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 16 में। अल्लाह हाफिज।